नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑडियो बुक्स में। आपका स्वागत है। आज हम एक नई किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिस किताब का नाम है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है ये किताब। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 1। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्रॉले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस ज़मीन से लेकर छत तक चारों तरफ से अब उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वाले के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रहीं। क्रॉले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रॉले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था, वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक क्रॉले खुद को क्या समझता था हम जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में क्रॉले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्रॉले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने क्रॉले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्रॉले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर ज़मीन पर गिर गया तो क्रॉले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्या अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रॉले को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सज़ा है? नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी का संदेश यह है, दुनाली बंदूक क्रॉले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें, और इसके बदले में मुझे गालियाँ
सुनने को मिलती हैं। पुलिस से छुपे छुपे फिरता पड़ता है। यह वाक्य अल कैपोन के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच सुल्टज ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच सुल्टज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करना चाहता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस सॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया। वे कहते हैं, सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन दुनाली बंदूक क्रोले डच सुल्टज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। अमेरिकी स्टोक्स की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था। 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है और मैं इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुईं और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी को आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह अपने प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से यह पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेल्यो ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवारों के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड ओक्लाहामा
के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाएं रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उसके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से उठा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडोर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को लें। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन करवा दिया, वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बिठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वे बरस पड़े। उन्होंने अनुदारवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने फुल मूस पार्टी का गठन किया और जीओपी का लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उसे केवल 2 राज्यों वर्मोंट और ऊटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूधे गले में टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टैफ्ट का? सच कहूँ तो मैं नहीं जानता और ना ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की आलोचना टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। इससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। टीपॉट डोम आइल स्कैंडल को ही लें। 1920 के दशक की शुरुआत में यह आखिर अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिलाकर रख दिया। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं। हार्डिंग की कैबिनेट ने मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्क हिल और टीपॉट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल
ढोने को यह फ़ायदेमंद ठेका तस्करी में रखकर दे दिया। और ढोनी ने क्या किया, उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दे दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फॉल ने ज़िले की यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स को यह आदेश दिया कि वे एल्क हिल भंडारे से रिसने वाले तेल का फ़ायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दें। जब प्रतियोगियों कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहाँ से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपॉट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हॉर्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई और पूरा देश कांप गया। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकार में नज़र आने लगा और अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ी थी, परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेज फॉल ने यह सुना तो वे अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखीं, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सकता। उन्हें उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया और उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया है। तो यही तो होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो हम अल कैपोन, दुनाली बंदूक, क्रोले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है, यह लौटकर हमारे ही पास जाती है। यानी बदले में यह व्यक्ति हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम्र टेफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। 15 अप्रैल 1865 सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था, जो उनके शरीर के हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बॉनहर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस का बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियाँ पढ़ी और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है, उतना शायद किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ,
इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफ़रत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों का आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने जेम्स सीड्स नाम के दम्भी और नकचढ़े राजनेता पर व्यंग लिखा। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर सीड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दम्भी सीड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूँकि उनकी बाहें लंबी थीं इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन वे और सील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी। परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। गृहयुद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैकलेपन, पोप, बर्नसाइड, हुकर मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की। लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेज रहा था परंतु लिंकन जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। जब मिसेज लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे, लोग लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफ़ानी बादलों के कारण हुई तेज़ बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गया।